नमस्कार सभी प्रिय दर्शकों को, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और प्रारंभ करने जा रहे हैं आज हम एक नया टॉपिक, नया विषय जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर बेस ऑफ ग्रामर। इंग्लिश में बात करेंगे बेस ऑफ ग्रामर की। बेस ऑफ ग्रामर की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में ग्रामर को कितने पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो इसको दो पार्ट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले आता है इसका एलिमेंट्री लेवल, ELEMENTARY, एलिमेंट्री लेवल। और दूसरे वाला इसका आता है एडवांस लेवल, और दूसरे वाला इसका आता है एडवांस लेवल। एलिमेंट्री लेवल की अगर बात की जाए तो इसके पार्ट्स बनाएंगे कि इसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा। तो इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जैसे सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले इसमें शामिल करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड पार्ट इसके अंदर जो होता है उसके अंदर हम शामिल करते हैं आर्टिकल को, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वर्ब एडवांस। एक्चुअल में वर्ब नहीं होता, ये होता है वर्ब, ठीक है जी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस के कई सारे जो हैं पार्ट्स हम इसमें जो है प्रारंभ करेंगे और समझेंगे कि चीज़ों को करके। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, इनको भी हम बेसिक रूप से समझेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसमें शामिल किया जाता है जैसे टेंस, इसके बाद आ गया हमारा वॉइस, इसके बाद आ गई नरेशंस, और बाकी रिमेनिंग जो टॉपिक है वो सारे के सारे एडवांस लेवल के अंदर हम सम्मिलित करके चलेंगे। तो बेसिक रूप से अभी हमने जाना है कि बेस ऑफ ग्रामर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उसे 2 पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले पार्ट की अगर बात की जाए तो पहला पार्ट हमारा है एलिमेंट्री लेवल का। एलिमेंट्री लेवल को 3 पार्ट इसके अंदर हम सम्मिलित करके चल रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद आर्टिकल, और तीसरा है वर्ब एडवांस। उसके बाद अगर बात की जाए एडवांस लेवल की तो एडवांस लेवल के अंदर टेंस, वॉइस, नरेशन वगैरह वगैरह करके जो है वो सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने जाना अभी तक का बेसिक। अभी हम जानेंगे यहाँ पर कि एक्चुअल में बेस ऑफ ग्रामर का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम जो ग्रामर वर्ड पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ वर्ड आएगा कि हम वो जो वर्ड हमने यूज़ किया यहाँ पर वो यूज़ किया है इंग्लिश के लिए। और जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज है। जी हाँ, हमने इंग्लिश के लिए यूज़ किया है और इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। किसी भी भाषा को सीखने के कहते हैं बेसिक रूप से 4 प्रकार के चरण होते हैं, जिसमें L, S, R और W को सम्मिलित किया जाता है। L से अगर बात करें तो इसको कहते हैं लिसनिंग। S से अगर बात करें तो S को कहते हैं स्पीकिंग। R की अगर बात करें तो R को कहते हैं रीडिंग। और W की अगर बात करें तो इसको कहते हैं राइटिंग। तो बेसिक रूप से हमने इसके 4 चरण, 4 जो हैं पहले स्टेप की बात की है, और वो स्टेप कौन कौन से होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जब भी मान लो आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, ये हमारे और आपसे संबंधित बात ही नहीं बल्कि यूनिवर्सल एक एप्लीकेबल चीज़ है जिसको हमें सीखना चाहिए, हालांकि सारे बच्चे जानते ही होंगे। लिसनिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जब भी कोई टीचर हमें पढ़ा रहा होता है हमें पेशेंस के साथ उस चीज़ को सीखना होता है, यानी कि उसे हम कहते हैं लिसनिंग। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो उसको साथ साथ हम बोलने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसे कहते हैं स्पीकिंग, यानी कि बोलना। और उसके बाद हम उसी चीज़ को रीड करते हैं, देखते हैं उस चीज़ को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ते भी ऑब्वियस
और उसके बाद होता है राइटिंग, यानी कि उसी चीज़ को हम लिख कर पक्का कर लेते हैं, यानी कि अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, चाहे बड़े लेवल के ऊपर चलो चाहे छोटे लेवल के ऊपर। एक छोटा बच्चा भी जो है चीज़ों को होमवर्क के रूप में घर से लिख कर लाता है टीचर के लिए, यानी कि टीचर उनसे लिखवाते हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, और राइटिंग जो है लिखने की बात हमने यहाँ पर की। हिंदी भाषा के अंदर इसी को शुभोपल्ली के नाम से भी जो है एक ट्रिक के रूप में यूज किया जा सकता है। सु, बो, प और ली, ठीक है जी, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें की हैं। अब देखते हैं इनका एक्चुअल में यूज कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से एक वर्ड लिखा मैंने ए को अगर आप सबसे पहले बोलने का प्रयास करोगे तो ए एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है। सबसे पहले हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमने इसे कहा ए, यानी कि यह अपने आप में, इसको बोलने के लिए हमें एक प्रकार की साउंड चाहिए या फिर वॉइस चाहिए। सबसे पहले हम चुनाव करेंगे कि उस बात को या तो मैं कहूँ साउंड या फिर मैं इसी बात को कहूँ वॉइस। प्रिय दर्शकों, इस बात को समझ लीजिएगा कि जैसे बोर्ड का खटखटाना, दरवाजे का खटखटाना, मेरे हाथ से मार्कर गिर जाए और इससे जो एक आवाज़ होगी, इन सारी बातों को मैं इंक्लूड करूँगा किसके अंदर, साउंड के अंदर। इन सारी बातों को इंक्लूड करता हूँ किसके अंदर, साउंड के अंदर। वॉइस उसे कभी नहीं कहा जाता। हाँ, इंसान के द्वारा जब किसी बात को रिपीट किया जाता है, जब किसी बात को बोला जाता है, उसके बोलने या उसके रिपीट करने के इस गुण को जो है हम उसे क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। और वॉइस जो है ये क्या है, हमारा एक ह्यूमन ट्रेट होता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा और आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इसे हम ह्यूमन ट्रेट कहते हैं, यानी कि मानवीय गुण कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोल करके अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो एक गुण है, वो गुण सिर्फ और सिर्फ मानव जाति में पाया जाता है और किसी जाति में नहीं पाया जाता। हाँ, इसी प्रकार की मतलब कुछ ध्वनियों का, कुछ साउंड का यूज ज़रूर करते हैं, जैसे पक्षी है, जैसे पशु है, वो लेकिन अपने तक उस चीज़ को सीमित रखते हैं, किसी दूसरे के लिए उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो ठीक इसी प्रकार से जो वॉइस का यूज़ करते हैं वो ह्यूमन ट्रेट होता है और मानव उस चीज़ का अपने लिए प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की, कि हमने कहा कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा है क्या? जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, जब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये कहता है कि भाषा एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम है जो एक्सचेंज करता है फीलिंग्स को, इमोशंस को या अपने आइडियाज़ को वन पर्सन टू अनदर। और इसी चीज़ को जो है हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, संचार बोलते हैं। तो भाषा अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी फीलिंग्स, अपने अनुभवों को जो है एक आदमी से दूसरे आदमी तक, एक व्यक्ति से दूसरे आदमी तक जो है अपने विचारों, अपनी बात को पहुंचाने का एक माध्यम है। और इसी माध्यम को हमने क्या नाम दे दिया, लैंग्वेज दे दिया। और लैंग्वेज को सीखने के हमने यहाँ चरण पर बात की थी, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा था ए को अगर मैं कहूँ कि यह भाषा की सबसे छोटी जो है यूनिट है, सबसे छोटी जो है इकाई है। और अगर इस इकाई की बात की जाए तो इस इकाई का सार्थक होना या निरर्थक होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इस प्रकार का ढेर पड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स छिपे हुए हैं, यानी कि ए, बी, डी, सी, पी, क्यू वगैरह वगैरह। ये अगर मैं इसमें से किसी भी एक लेटर को उठा करके यहाँ मैंने रख दिया और आपसे पूछने लग जाऊँ कि ये सार्थक इकाई है या निरर्थक इकाई है, तो निश्चित रूप से इस बात का आपके लिए कोई मतलब नहीं बनता। ये आपके लिए सबसे छोटी इकाई ज़रूर है, लेकिन ये एक निरर्थक इकाई है, इसका आपके लिए कोई यूज़ नहीं बनता। हाँ, लेकिन जब इसी छोटी इकाई को एक ग्रुप में, एक समूह में आप लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया EPN,
तो ये भी क्या बताएगा, निर्थक है। जबकि इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दे PEN, तो ये सार्थक है, क्योंकि इसका अपना एक वर्ड बनता है जो इससे नहीं बनता। तो पेन अपने आप में एक वर्ड है और EPN का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ से हम एक चीज़ सीखे कि जब भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि एक लेटर को हम सार्थक रूप से किसी शब्द, सार्थक रूप से जब समूह के रूप में लेके आते हैं, तो वही चीज़ को हम क्या बोल देंगे, शब्द बोल देंगे, यानी कि वर्ड बोल देंगे। तो मैं इनको एक सीरीज वाइज लगाने का जो है प्रयास करूँगा, तो इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश लैंग्वेज की जब बात की तो उसमें एक छोटी सी यूनिट की बात की और उस यूनिट को कहा लेटर। इसमें हमने दो चीज़ों को देखा, एक तो था मीनिंगफुल और दूसरी चीज़ हो सकती है मीनिंगलेस, यानी जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो लेटर का अपने आप में अगर कहूँ एक सिंगल वर्ड तो वो मीनिंगफुल होता है, लेकिन अगर उसके यूज़ की बात आए तो वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। दूसरी बात करते हैं, इसी लेटर को हमने जब एक यूनिट के रूप में, एक ग्रुप के रूप में जब जोड़ा, तो इसके जोड़ने से जो नई चीज़ बन गई वो चीज़ बन गई वर्ड। उस चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, उस चीज़ को हमने नाम दे दिया वर्ड। इसको भी हमने दो रूप में देखा था कि ये क्या हो सकते हैं, एक मीनिंगफुल हो सकता है और एक मीनिंगलेस हो सकता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखने का जो काम किया था वो काम किया था पेन, और इसी से मैंने लिखा था EPN, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो एक मीनिंगफुल हो सकता है और दूसरे वाला मीनिंगलेस हो सकता है। इसी प्रकार से जब वर्ड को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो इस वर्ड के अंदर अब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी। हाँ, यहाँ पर हमने एक चीज़ और समझनी होगी कि जो मैंने लेटर लिखा था जो मैंने ये ए लिखा था, अपने आप में इसकी जो बनावट है वो बनावट विशेष है, स्पेशल जो है इसका प्रारूप है, स्पेशल इसका फॉर्मेट है। और इसी फॉर्मेट को अगर मैं बात करूं तो इसको फॉर्मेट ना बोल करके लैंग्वेज के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसे कहा जाता है स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। इसे क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। और जब किसी भी भाषा की लिपि की हम बात करें, जैसे कि हिंदी भाषा की अपनी एक लिपि है जैसे कि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, तो इसी प्रकार से इंग्लिश भाषा की भी अपनी एक क्या है, स्क्रिप्ट है और लिपि है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर बात की। तो इस प्रकार के चिन्हों को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके बीच में एक चीज़ काम करती है और वो चीज़ क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है। तो आप समझ गए होंगे कि स्क्रिप्ट यानी कि लिपि क्या है। ठीक है जी, तो किसी भी भाषा की एक लिपि है, लिपि से फिर क्या बन गया, लेटर, और लेटर से क्या बन गया, वर्ड को हमने दो रूपों में बांट दिया, सार्थक और निर्थक। और इसी प्रकार से वर्ड को अब हम ग्रुप में ले आएंगे। ठीक है जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस यहाँ पर हुई। तो स्क्रिप्ट की हमने बात की। स्क्रिप्ट हमने एक लेटर लिखा था, लेटर को बोलने के लिए जो कि ये ए हमने लिखा, उसको बोलने के लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ी थी किस चीज़ की, साउंड की। और इसके बारे में हम यहाँ पर जान चुके थे पहले कि जो भी हमने इसे कहा उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी साउंड की या फिर वॉइस की। तो हमने कहा साउंड बोलना यहाँ पर उचित नहीं है, वॉइस वर्ड का यहाँ पर जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वॉइस हमने बताया था कि ये एक ह्यूमन ट्रेट होता है, मानवीय गुण होता है। ठीक है जी, तो ये जो है स्क्रिप्ट को बोलने के लिए हमने जिस यानी कि लिपि को पुकारने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया वो बन गया हमारा वॉइस। अब इन्हीं चीज़ों को, यानी कि जब हम लेटर से वर्ड में आए, देखिए दरअसल जब हम लेटर से वर्ड में आए तो इसके बीच में एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या बनी, वो डिफरेंस बनी कि हमने इसको पहचाना। और ये जो लेटर है ना, ये जो लेटर है इसको भी हम अलग अलग रूप में बांटने का काम करेंगे। किस प्रकार से काम करेंगे भाई, लेटर टोटल अगर बात की जाए तो इनकी संख्या कुल कितनी है, मिला करके 26। इनकी कुल संख्या कितनी है, 26। और 26 को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो भाषा के जो है पुकारने के हिसाब से ही इनको हमने फिर बांट लिया। तो सबसे पहले वालों को तो हमने बोल दिया वावल,
और इसके बाद वालों को हमने बोल दिया कॉन्सोनेंट। एक्चुअल में इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है कंसोनेंट। तो एक होता है वावल और दूसरे वाला है कंसोनेंट। वावल की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा के अंदर इसकी संख्या जो है वो है ए, ई, आई, ओ और यू, यानी कि कुल मिलाकर कितनी संख्या है इनकी 5। और इसी प्रकार से इनकी संख्या कितनी है 21। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 21 और 5 बराबर कितने के हो जाएंगे 26। तो ये हमारे 26 लेटर जो है वो कंप्लीट हुए यहाँ से। ठीक है जी। अब ये तो हो गई बात कंसोनेंट और वावल की कि किस प्रकार से जो है इनको बांटा गया है। कंसोनेंट और वावल की अगर बात करें तो ये भी हमें देखना होगा कि इनसे साउंड रिप्रोड्यूस होती हैं। और उस साउंड की अगर हम बात करें तो कंसोनेंट से 24 प्रकार की जो है आवाज़ निकलती हैं, जबकि वावल से 20 प्रकार की जो है आवाज़ निकलती है। अब इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो हम कहेंगे कि टोटल कुल मिलाकर कितनी प्रकार की जो है आवाज़ ये बनाते हैं। तो ये 44 टाइप की जो है आवाज़ बनाते हैं, 44 प्रकार की जो है साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक रूप से बड़ी आसान है ये चीज़ें, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। हमने बात कहा कि हम आज जिस चीज़ को बात कर रहे हैं वो है बेस ऑफ ग्रामर। ग्रामर की जब हमने बात की तो इसको सबसे पहले हमने 2 पार्ट बनाए, एलिमेंट्री लेवल और एडवांस लेवल। एडवांस लेवल से पहले एलिमेंट्री लेवल की अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री लेवल ने ये बात कही कि इसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, एडवांस और कई सारी चीज़ों को जो है वो सम्मिलित करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की थी एडवांस लेवल की, टेंस जिसके अंदर हमने इंक्लूड किए थे, नरेशन जिसके अंदर हमने इंक्लूड की थी, वॉइस जिसके अंदर हमने इंक्लूड की थी, और कई सारे टॉपिक्स को हम उसके अंदर पढ़ने का काम करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी से छोटी या फिर किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उस इकाई को हम कहते हैं लेटर, यानी कि एक छोटा सा अक्षर। ठीक है जी, उसको हम अक्षर कह सकते हैं। अक्षर की जब बात करें तो उसी अक्षर को हमने सबसे पहले पहचाना था देख कर कि यही जो है ए है, यही जो है वो बी है, यही जो है वो सी है। तो देख कर के कैसे पहचान जाते हैं, इसलिए क्योंकि इनके अपने आप में एक विशेष प्रकार के चिन्ह है, विशेष प्रकार के साइन है। इसलिए ये विशेष प्रकार के जो चिन्ह है, विशेष प्रकार के जो स्पेशल जो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को हमने नाम क्या दे दिया, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की जब हम बात करें तो इसी स्क्रिप्ट को हिंदी में कहते हैं लिपि। ठीक है जी। अब इस प्रकार के लेटर जो है अंग्रेजी भाषा के अंदर कितने हैं, तो हम बात जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी है 26। 26 को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उससे क्या बन गया, वावल और कंसोनेंट। वावल कितने प्रकार के हैं 5 प्रकार के, और कंसोनेंट कितने प्रकार के हैं 21 प्रकार के। तो वावल और कंसोनेंट को जब बांटा हमने तो टोटल इनकी संख्या हो गई वापस से 26। सॉरी। वावल से जब हम साउंड रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि कितनी प्रकार की जो है ये आवाज़ निर्मित करते बनाते हैं, तो 20 प्रकार की। और कंसोनेंट कितनी बनाते हैं 24 प्रकार की। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कितनी प्रकार की भाषाएं कितनी प्रकार की जो है इससे आवाज़ वो रिप्रोड्यूस होती है, तो आप कहेंगे 44 टाइप की जो है आवाज़ इनसे, साउंड इनसे निकलती है। तो यहाँ तक की बात जब हमारी ख़त्म हो गई तो हमने इसी चीज़ को यानी कि इन्हीं टोटल 26 लेटर को एक सार्थक रूप में कुछ इस प्रकार से जोड़ा कि PEN या EPN। आपने देखा कि इसका कोई जो है मतलब नहीं बनता, ये सार्थक नहीं है, जबकि इसका अपना एक मतलब बनता है, यानी कि पेन जिसे हम लिखते हैं, ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैंने जब इस लेटर के सार्थक शब्दों के समूह की बात की तो इसी सार्थक शब्दों के समूह को हमने बोल दिया क्या, वर्ड। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमारी 2-3 चीज़ें हो चुकी हैं, लेटर, वर्ड और उनके बीच की काफ़ी सारी चीज़ें। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमने बात की थी लेटर की। लेटर की हमने बात की, उसके बाद वर्ड की, और वर्ड के बाद अब हम बात करेंगे कि क्या हो
कि इन्हीं वर्ड को जो है एक यूनिट में लगाया जाए, फिर से उस यूनिट की बात की जाए। एक सार्थक, एक निर्थक, एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, और इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर की जब हम बात करते हैं तो इससे एक नई चीज़ बन गई, और उस नई चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्रेज। उस नई चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, यानी कि वाक्यांश कहते हैं। जब फ्रेज की हमने बात की तो फ्रेज का एक्चुअल में मतलब क्या है? फ्रेज का एक्चुअल में मतलब क्या है? तो सबसे पहले उसके मतलब को हम जानेंगे कि ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है। लेकिन अगर इसके कंप्लीट मीनिंग की बात की जाए तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। लेकिन सिर्फ अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अपना मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। फ्रेज की अगर बात की जाए तो इसका मीनिंग तो होता है लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। ये हमने जाना फ्रेज के बारे में। अब फ्रेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। फ्रेज के पार्ट्स की अगर बात की जाए, टाइप्स की अगर बात की जाए, तो इसको बेसिक रूप से 3 पार्ट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले नाउन फ्रेज, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, उसके बाद एडवर्ब फ्रेज। तो बेसिक रूप से जो है फ्रेज के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवांस फ्रेज। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम ध्यान रहे कि ये सिर्फ मैं आपको एक इंट्रो, जिसको हम कहते हैं एक समझ, जिसको हम कहते हैं टॉपिक के बारे में शुरू करने से पहले, उसके बारे में आज डिस्कशन कर रहा हूँ। गहराई से हम चीज़ों को जानेंगे और आप इस बात को अनुमान लगाइए कि हज़ारों एक्सरसाइज जो है वो हम करने वाले हैं। तो जिसको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश को जानना है, तो स्वागत है उसका हमारे इस YouTube ऑनलाइन मंच पर। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस बात से कि चीज़ों को हम बेहतर ढंग से जो है सीखेंगे। हाँ, शर्त ये है कि आप विश्वास बनाए रखें और पेशेंस के साथ जो है चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज की हमने यहाँ से बात कर ली। तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं इस फ्रेज की, अब कोई एक ऐसा व्यक्ति जब इन तीनों ही चीज़ों को, यानी कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, इधर लिख देता हूँ, जब इन तीनों को ही स्टडी की हम बात करें, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इन तीनों का ही अध्ययन करता है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं फ्रेजियोलॉजी। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेजियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने देखा तो सबसे पहले हमने बात की एक लेटर की, लेटर के बाद हम बढ़े वर्ड की और वर्ड से हमने बात की किसकी? फ्रेज की, और फ्रेज से अब हम बढ़ेंगे सेंटेंस की ओर। फ्रेज से अब हम बढ़ेंगे सेंटेंस की ओर। सेंटेंस की अगर बात की जाए, बेसिक रूप से सेंटेंस की अगर बात की जाए तो सेंटेंस कहता है कि इसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग होता है। आगे हम जानेंगे चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से। ये सिर्फ एक इंट्रो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। हम टाइप ऑफ सेंटेंस जानेंगे इसके बाद, नेक्स्ट क्लास वो हमारी होगी। कंप्लीट मीनिंग होता है, और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जब हम बात करते हैं, इसके निर्माण के लिए जब हम बात करते हैं, तो बेसिक रूप से इसमें 3 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट को,
या फिर डूअर, यानी कि कोई ना कोई किसी न किसी काम को करने वाला तो होना चाहिए। वो क्या करता है इस बात की जानकारी भी उसमें होनी चाहिए, यानी कि उसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्शन, यानी कि मेन वर्ब। और इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो 3 चीज़ों को हमने इसके अंदर सम्मिलित किया और हमने कहा कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम डूअर कह सकते हैं, एक एक्शन होता है यानी मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसके बीच में कई सारी चीज़ें और भी सम्मिलित की जा सकती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, प्रपोजिशन है, उसके बाद एडजेक्टिव है, आर्टिकल है। वो सारी चीज़ें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह करते समय यानी कि चीज़ों को जोड़ते जाएंगे हम एक एक करके। अगर एकदम से यहाँ पर एडवांस लेवल को हमने उठा लिया और फंक्शनल ग्रामर को अगर यहाँ पर हम डील करने लग गए तो शुरुआती जो बच्चे हैं, मतलब जो चीज़ों को सीख रहे हैं अभी तो फिर कम जानते हैं इसके बारे में, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो है चीज़ों को हम एक तरीके से सीखेंगे, एक लेवल टू लेवल सीखेंगे। तो हमने अभी जाना कि सेंटेंस का अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, सब्जेक्ट होता है, इसमें डूअर होता है, एक्शन है यानी कि मेन वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की हमने बात की। तो हाँ, एक छोटी सी जानकारी हो, एक्शन यानी वर्ब की अगर बात करें तो इसमें वर्ब की फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है V1, V2, V3, V4 एंड V5। आप कहोगे कि सर कितने प्रकार की वर्ब बना दिया आपने? 5 प्रकार की। V1, V2 और V3 वर्ब की तीनों फॉर्म के बारे में तो आप जानते हैं। फोर्थ फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें कहते हैं V1 के साथ हम यूज़ करेंगे ING। ठीक है जी, फोर्थ फॉर्म हो गई। और उसके बाद V1 के साथ हम यूज़ करते हैं SE या ES का प्लूरल या उसको सिंगुलर बनाने के लिए, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ की जाती है। तो ये जो है हमने जाना कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहले हमने लेटर ली, जो कि एक सबसे छोटी इकाई बोला। उसके बाद सार्थक इकाई की जब हमने बात की तो उसको हमने वर्ड बोल दिया। उसके बाद हमने सीखा इसके अंदर फ्रेज, और फ्रेज के बाद जब हमने बात की तो लास्ट पार्ट अपना था आज का सेंटेंस। तो ये कुछ जो है मैंने कोशिश की है कि आपको इन शॉर्ट कम से कम जो है शब्दों के अंदर जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। इन चीज़ों को हमने जानने का प्रयास किया। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसको हम यहीं से शुरू करेंगे, यानी कि सेंटेंस तक हमने जान लिया कि सेंटेंस एक्चुअल में है क्या। अब सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है और सेंटेंस के टाइप क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि सेकंड क्लास के अंदर हम उसे पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे बड़ी गहराई के साथ। तो सभी बच्चों को, सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरी तरफ से नमस्कार, आप सभी का अभिवादन है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो है ज़रूरतमंद बच्चों तक इस चीज़ को शेयर करते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। और कल जो है हम नेक्स्ट क्लास को प्रारंभ करेंगे निश्चित रूप से। तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए हमारी क्लासेस, और कल फिर मिलेंगे अगली क्लास।